गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। विद्यार्थियों, हमने फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, जैसे बल है, विस्थापन है, या कार्य है, या फिर एनर्जी के बारे में वो थोड़े बहुत टॉपिक पढ़ लिए। आज मैं जो फिजिक्स का है वो रीट के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही सेकेंड ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। केपलर के नियम, जो पिछली बार रीट सिलेबस 2022 के अंदर नया टॉपिक्स जोड़ा हुआ है, केपलर के नियम, और सेकेंड ग्रेड के अंदर पहले से ही है, तो इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है केपलर के नियम, कौन कौन से हैं, और इसका आंकिक प्रश्न कैसे सॉल्यूशन होगा वो देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलो टॉपिक्स को शुरू करते हैं। केपलर का नियम देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले भूकेंद्र की मॉडल था उसको देखते हैं। ग्रहों की गतियों के बारे में सबसे पहले प्राचीन जो प्रमाणित मॉडल अब से लगभग 2000 वर्ष पूर्व टॉलमी ने प्रस्तावित किया था। कौन सा? भूकेंद्रीय मॉडल। और इस मॉडल के अनुसार क्या है, देखिए ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि इससे सवाल बनने की संभावना बहुत ही प्रबल है। इसके अनुसार सभी आकाशीय पिंड, तारे, सूर्य, ग्रह या फिर पृथ्वी परिक्रमा करते हैं। सारे के सारे जो आकाशीय पिंड है वो क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। और इस मॉडल की अवधारणा के अनुसार आकाशीय पिंडों को संभावित केवल वर्तीय गति से ही हो सकती है। मतलब यह एक जो वर्तीय गति हो है इसी के अनुसार हो सकती है। ठीक है विद्यार्थियों। उसके बाद जो भूकेंद्रीय मॉडल के बाद दूसरा जो मॉडल आया वो है सूर्य केंद्रीय मॉडल, यानी सूर्य के और किस प्रकार गति करते हैं वो देखते हैं। तो भूताप खगोलीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने अपने शोध प्रबंध में सूर्य केंद्रीय मॉडल का वर्णन किया। किसने किया विद्यार्थियों? आर्यभट्ट ने किया। और इसके अनुसार सूर्य को सभी ग्रहों की गतियों का केंद्र माना गया, यानी सेंटर बिंदु जो माना गया है वो किसको माना गया है? सूर्य को माना गया है। और ग्रह इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो इसका जो केंद्र बिंदु किसको माना गया है? सूर्य को माना गया है। अब देखते हैं इस मॉडल में क्या दिया हुआ है। तो 1000 वर्ष प्रशांत पोर्टलैंड के एक ईसाई भिक्षु निकोल्सन और कोपरनिकस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में पूछे गए हैं दोनों ही वैज्ञानिकों के नाम। निकोल्सन और कोपरनिकस ने भी सूर्य केंद्रीय मॉडल को प्रधानता दी। इन दोनों ने जो आर्यभट्ट का सूर्य केंद्रीय मॉडल था उसको क्या कर दी? प्रधानता दी। अब देखिए इस मॉडल में क्या लिखा हुआ है कि सभी ग्रहों को केंद्रीय स्थान पर स्थित सूर्य के पारित वर्तों को परिक्रमा करते हैं। जैसे गिरजाघर के इस सिद्धांत पर संदेह इस प्रकार किया गया है, परंतु इस सिद्धांत का जो गैलीलियो ने है वो भी क्या कर दिया? इसका समर्थन कर दिया। ये सूर्य है, इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, वर्तीय गति कर रहे हैं। कैसे? वर्तीय गति। इसके बाद जो गैलीलियो था उन्होंने क्या कहा? तो गैलीलियो ने काल के डेनमार्क के कुलीन में पुरुष टोयोटो बाओ, कौन सा? टॉयको बाओ, जो 1546 से 1601 में अपनी समस्त जीवन काल की नंगी आंखों से देखी हुई ग्रहों के प्रेक्षणों का अभिलेखन करने में लगा दिया। जो टॉयको था उसने जो ग्रहों के सभी प्रेक्षण अपने नंगी आंखों से देखकर क्या कर दिया? लगा दिया समय। अब उसके अनुसार जो संकलित आंकड़ों को बाद में एक नया वैज्ञानिक आया जिसका नाम था जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर ने इसका विश्लेषण किया। किसका? टोयोटो के द्वारा जो दिए गए थे जो प्रेक्षण थे उसके प्रेक्षणों का जो विश्लेषण किया था वो किया था जोहान्स केपलर ने किया था। तत्पश्चात जो केपलर ने इस आंकड़ों को सार के रूप में 3 नियमों के रूप में प्रस्तुत किया। इसे केपलर का नियम कहते हैं। किसके कहते हैं? केपलर का नियम कहा जाता है। अब देखिए केपलर के जो तीनों नियम हैं वो किस प्रकार है वो देखेंगे आज। तो केपलर का जो प्रथम नियम है वो है केपलर का प्रथम नियम, जिसे कक्षा का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होगा? जो प्रत्येक ग्रह है वो दीर्घवृत्तीय कक्षा के अंदर गति करेंगे, दीर्घवृत्तीय कक्षा के अंदर गति करेंगे, साथ ही सूर्य के दीर्घवृत्त के फोकस में स्थित होता है। देखिए ये प्रथम नियम है, यहाँ पे सूर्य दीर्घवृत्त के फोकस में खड़ा है और इसके चारों ओर जो दीर्घवृत्तीय गति कर रहे वो है ग्रह है। कौन से है? ग्रह है विद्यार्थियों। उसके पश्चात केपलर ने जो सेकंड नियम दिया वो इस प्रकार है। जैसे केपलर का द्वितीय नियम या क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं, जो एरिया ऑफ रूल्स। देखिए
सूर्य और ग्रह के मिलाने वाली एक सीधी रेखा होता है, वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात ग्रहों की जो क्षेत्रीय साल है वो नियत रहती है। यह कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम की पालना करता है और सभी के केंद्रीय बलों के लिए मान्य है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है इस सूर्य के चारों तरफ का, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक समान समय में समान क्षेत्रफल क्या करती है, बनाती है। जैसे यहाँ पे मैंने क्षेत्रफल एस और ए और बी ये क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, वो एस बी और टी के बराबर होगा विद्यार्थियों, सी के बराबर। ठीक है, तो ये समान समय में समान क्षेत्रफल ज्ञात करती है। और क्षेत्रीय साल होगी वो d/dt और नियत क्या होगा, d/dt इजिकल टू नियत। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम की भी ये पालना करता है। जो सेकंड नियम है केपलर का वो कोणीय संवेग के नियम की पालना करता है। तो mvr बराबर नियत और v बराबर नियत बटा mvr और v बराबर 1/r, यानी जो दूरी है, दूरी r बढ़ेगा तो v होगा वो कम हो जाएगा और r है वो घटेगा तो v क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर दूरी कम है तो वेग अधिक होगा, परंतु यदि a और दूरी अधिक होने पर वेग भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है विद्यार्थियों, कुल मिला के जो दूरी बढ़ेगी तो वेग कम और दूरी घटेगी तो वेग बढ़ेगा। अब देखते हैं जो आंकिक प्रश्न कैसे होता है इस पर। इससे पहले बुध ग्रह है और सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चित्र अनुसार परिक्रमा कर रहा है, जो गतिज ऊर्जा सर्वाधिक कौन से बिंदु पर होगी। तो इस प्रश्न को देखिए कैसे है। यहाँ पे जो बुध ग्रह है वो गति कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पर वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी गतिज ऊर्जा और वेग के समानुपाती, इसलिए जहाँ पर वेग ज़्यादा होगा तो बिंदु ए के ऊपर जो है वेग क्या है, ज़्यादा है और ये पास में है बी और सी से, इसलिए बिंदु बी ए पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ए बिंदु वेग क्या है, ज़्यादा है और दूरी उसकी क्या है, कम है। अर्थात विद्यार्थियों आपने समझ लिया होगा कि जो ए की दूरी है वो कम है बी और सी से, इसलिए इसका वेग भी क्या होगा, कम, और वेग कम होगा तो इसकी गतिज ऊर्जा भी नहीं, सॉरी विद्यार्थियों, वेग ज़्यादा है, दूरी पास में, इसलिए वेग क्या है, ज़्यादा है, इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है विद्यार्थियों, अब दूसरा क्वेश्चन है, आंगिक है, वो देखिए। चित्र अनुसार एक ग्रह को सूर्य के सापेक्ष दीर्घवृत्ताकार पथ पर दर्शाए गए सूर्य के एक नाभिक पर स्थित है, रेखांकित क्षेत्र में समान माना है जा सकता है यदि ग्रह के ए और बी सी से डी तक गति करने में लगा समय t1 t2 हो, तो अपन को ये ज्ञात करना है, यानी कौन सा समय अधिक है। तो समान क्षेत्र में समान दूरी ज्ञात करता है। यहाँ पे देखिए जो दूरी है वो कम है विद्यार्थियों और यहाँ पे दूरी है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे ODC क्या होगा, ODC और बराबर DAB, जो DAB होगा, और इसके लिए समय t1 t2 है। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरे समय होगा t1 t2 जो बराबर हो गए। ठीक है विद्यार्थियों, समान समय में समय तय करते हैं तो समय भी क्या होगा, बराबर होगा t1 t2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों इसी से संबंधित, वो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति घूम रही है और OA और OB x हो, तो AB के मध्य बिंदु पर पृथ्वी की छाल का अनुपात क्या होगा। देखिए ये वो दीर्घवृत्ताकार चारों ओर घूम रही है, तो यहाँ पे देखिए AB बटा x अपन ज्ञात करना है, तो V समानुपाती R, यानी वेग दूरी ज़्यादा होने पर कम होगा। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों इसके अंदर VB बटा जो VB बटा VA बराबर OA बटा OB यानी x माना है। यहाँ पे जो उसको क्या माना x, और OA बटा OB क्या हो जाएगा, x, तो दूरी हो जाएगी वो x क्या हो गया, अनुपात x। अब एक केपलर का तो तीसरा नियम है वो आवर्तकालों का नियम है विद्यार्थियों। कौन सा नियम, आवर्तकाल, यानी जो r है मान वो t1 r1 बटा r2 लघु अक्ष ग्रह और दीर्घ अर्थ, यहाँ पे r बराबर r1 r2 बटा 2। तीसरा नियम क्या है विद्यार्थियों, देखिए जब कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो आवर्तकाल वर्ग के
अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होगा। जो घन होगा उसके समानुपाती होगा। जैसे टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। तो आर क्यूब समानुपाती टी स्क्वायर, जो आर है वो अर्ध दीर्घ अक्ष है और क्यूब आर क्यूब न्यूट बराबर टी स्क्वायर, यानी आर क्यूब बटा टी स्क्वायर न्यूट। यही केपलर का क्या है, तीसरा नियम। और यहाँ पे दूरी बढ़ेगी तो टी का मान भी बढ़ेगा। तीसरे नियम में ध्यान देना है विद्यार्थियों। इस नियम के अनुसार ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग के दीर्घ के अक्ष के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है। टी क्यूब आर क्यूब, यहाँ टी आर क्यूब और समानुपाती टी क्यूब। ठीक है विद्यार्थियों। सूर्य से यहाँ आर की दूरी औसत और आर क्यूब है वो नियत टी स्क्वायर है। तो इसी प्रकार टी क्यूब बटा आर क्यूब। ठीक है विद्यार्थियों, टी क्यूब बटा आर क्यूब नियत, तो टी स्क्वायर बटा आर नियत। स्पष्ट है जो ग्रहों से जितनी दूरी अधिक होगी वो आवर्तकाल उतना ही अधिक होगा। ये तीसरा नियम कह रहा है। बुध का आवर्तकाल सबसे कम है और नेपच्यून का आवर्तकाल सबसे अधिक, क्योंकि बुध है वो ग्रह सूर्य के पास में है इसलिए उसका आवर्तकाल कम है, जबकि नेपच्यून है वो है दूर है इसलिए इसका आवर्तकाल क्या हो गया, अधिक। ठीक है विद्यार्थियों। तो यह ग्रह के जो नियम थे केपलर के वो नियम है। अब देखते हैं इसके क्या क्या रूल्स आए हैं और अन्य जो मतलब फैक्ट है वो देखते हैं। ग्रहों की गति की व्यवस्था करने के लिए, ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए केपलर ने कोई सिद्धांत प्रस्तुत न कर सका। यह एक दूसरों के सिद्धांतों की उसने प्रेक्षणों को प्रमाणित किया है। और न्यूटन ने भी यह दिखाया है कि ग्रहों की गति का कारण सूर्य का ग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण बल बताया है। किसने, न्यूटन ने। और न्यूटन ने केपलर के तीसरे नियम का उपयोग कर गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन किया। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, परीक्षा में पूछा गया सेकंड ग्रेड में कि न्यूटन ने केपलर के किस नियम का उपयोग कर गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन किया है, तो तीसरे नियम का इम्पोर्टेंट है। और केपलर के नियम टाइको बहाव के प्रेक्षण पर आधारित थे। इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है विद्यार्थियों। तो ये केपलर के नियम थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और रीड के अंदर ये नया टॉपिक्स है, तो सबको इसको वीडियो को बार बार देखकर रिवाइज करिए और नोट्स बनाते रहिए। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।